नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत साफ कर चुका है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत आतंकियों द्वारा सैलानियों का खून बहाने का बदला पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तानी वायुसेना के कई एयरबेस पर सैन्य कार्रवाई के तौर पर ले चुका है। और अब बारी है पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान को यह बताने की कि आतंकवाद का समर्थन उसको कितना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान ने सद्भावना खो दी, वो माहौल नहीं रखा कि सिंधु समझौते के तहत अब उसका और लिहाज किया जाए। इसी के तहत 22 अप्रैल के बाद से भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली सभी 6 नदियों का इस्तेमाल अपने हित में करने का फैसला किया। सिंधु समझौते को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान पर इसका नतीजा, इसका असर दिखने लगा है। खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है और पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में पानी की किल्लत उसकी खेती पर भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में झेलम नदी पर मंगला बांध और सिंधु नदी पर तरबेला बांध में पानी काफी कम हो गया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान के बांधों में पानी की औसत कमी 21% है और मंगला और तरबेला बांध में लाइव स्टोरेज यानी पानी जो है वो 50% के करीब ही रह गया है। ऊपर से चिनाब नदी पर पाकिस्तान के मराला वाटर वर्क्स में भी पानी कम है। हालांकि मानसून के आने से स्थिति सुधर सकती है, लेकिन पाकिस्तान तक मानसून के पहुंचने में अभी लगभग पूरा 1 महीना है। पाकिस्तान के सिंध के एक बड़े इलाके में इस साल भी सूखा पड़ने के आसार हैं। सिंध में इस सीजन में अब तक औसत से 62% कम बारिश हुई है और बलूचिस्तान में औसत से 52% कम। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस में से एक है, यानी उन देशों में जहां पानी की कमी का संकट सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी में खेती का योगदान 25% है और पाकिस्तान में 37% रोजगार खेती से मिलता है। इतनी अहम है खेती पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके सामने अब संकट है। ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की मार पाकिस्तान को और भारी पड़ सकती है। भारत द्वारा सिंधु समझौते को स्थगित करने के बाद अब पाकिस्तान को नदियों में पानी के आंकड़े मिलने बंद हो गए हैं कि कितना पानी ऊपर आ रहा है, कितनी बारिश हो रही है, भारत कब अपने बांधों से पानी छोड़ेगा या कब पानी रोकेगा, इसकी जानकारी भी अब भारत पाकिस्तान को नहीं दे रहा। यही नहीं, पानी को लेकर पाकिस्तान को तरसाने के लिए भारत अब इससे भी बड़ी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और फौजी अफसरों को पता है कि पानी की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए वो भारत को धमकाने पर उतर आए हैं। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. तो पाकिस्तान को पता है कि अब उसे पानी का संकट झेलना पड़ सकता है, लेकिन कैसे, इसे समझने से पहले आपको याद दिला दें कि भारत से 6 बड़ी नदियां पाकिस्तान पहुंचती हैं। इनमें सबसे ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जो इस नक्शे में आप देख रहे हैं, पश्चिमी नदियां कही जाती हैं और सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को इन नदियों पर असीमित अधिकार मिला और भारत को सीमित अधिकार मिला, जिसके तहत भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल पीने, सिंचाई या फिर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने के लिए कर सकता था। लेकिन पानी का रास्ता नहीं बदल सकता। बाकी 3 नदियों रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है और भारत के पास इन नदियों के पानी के इस्तेमाल का पूरा हक रहा। लेकिन तथ्य यह है कि भारत से आने वाली इन सभी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान में बह जाता है और भारत सिर्फ 20% इस्तेमाल ही कर पाता है सिंधु समझौते के कारण। स्वाभाविक है, इन नदियों का पानी पाकिस्तान जाएगा क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम में है। नदियों का कुदरती ढाल पानी को उसी ओर पहुंचाता है, लेकिन सिंधु समझौते ने भी भारत के हाथ बांधे हुए थे। जिन नदियों पर पाकिस्तान को सबसे पहले सबसे बड़ा झटका दिया जा सकता है, उनमें से एक है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर कई बांध बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। जैसे इनमें से जो खास बांध है वो आपको बताते हैं। पाकलदुल परियोजना है 1000 मेगावाट की, ये निर्माणाधीन है। इसके अलावा दुलहस्ती परियोजना है 280 मेगावाट की, ये पूरी हो चुकी है। रातले जो परियोजना है वो 900 मेगावाट की है, वो निर्माणाधीन है। इसके बाद बगलिहार बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, 1000 मेगावाट का है, 2009 में पूरा हो चुका है, यहाँ बिजली बन रही है। इसके बाद एक सावलकोट बड़ी परियोजना, काफ़ी बड़ी परियोजना है 1856 मेगावाट की, ये निर्माणाधीन है। और अंत में चिनाब नदी पर सलाल बांध आता है 690 मेगावाट का, जो 1987 में पूरा हुआ। तो इनमें 2 बांध सबसे खास हैं।
एक है रामबन में 1000 मेगावाट का बगलिहार बांध जो 2009 से काम कर रहा है, और दूसरा बांध है यहां से नदी के रास्ते 60 से 70 किलोमीटर दूर रियासी में चिनाब नदी पर आखिरी बांध सलाल जो 690 मेगावाट का है। इन दोनों बांधों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1987 से सलाल जो बांध है वो काम कर रहा है, दोनों में बिजली बन रही है। 22 अप्रैल के बाद से भारत ने इन दोनों ही बांधों में पानी को रोकने और छोड़ने से जुड़े आंकड़े पाकिस्तान को बताने बंद कर दिए हैं। इस कारण पाकिस्तान इनसे आने वाले पानी के इस्तेमाल की कोई ठोस योजना नहीं बना पाता। इन बांधों के जरिए भारत अपनी सुविधा के हिसाब से पानी रोक और छोड़ रहा है। अब आखिरी बांध सलाल पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बन सकता है। इस बांध के जरिए पाकिस्तान की परेशानी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर बात करने से पहले यह जान लेते हैं कि बांध में होता क्या है, तब हमको और बेहतर समझ में आएगा। किसी भी नदी पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके पानी के इस्तेमाल से बिजली पैदा की जा सके, या फिर उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो भंडारण के लिए किया जाए, सिंचाई के लिए किया जाए। तो इसके लिए पानी को पहले रोकना होता है। जैसे हम इस तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, डैम यानी बांध बनाना होता है जो ईंट, कंक्रीट या मिट्टी की एक मजबूत दीवार होती है। नदी दो ओर से पहाड़ियों से घिरी होती है और तीसरी ओर से दीवार खड़ी हो जाती है। पीछे से आने वाला पानी रुकने लगता है और इस पानी को एक निश्चित ऊंचाई से सुरंगों के जरिए टरबाइंस पर गिराया जाता है। पानी की ताकत टरबाइंस को घुमाती है जिससे बिजली पैदा की जाती है। नदियों से जो पानी आता है उसमें काफी मात्रा में गाद होती है, यानी पहाड़ों के कटाव से आने वाली मिट्टी, जिसे सिल्ट भी कहते हैं। समय के साथ साथ सिल्ट बांध में नीचे जमा होती जाती है जिससे पानी के भंडारण के लिए जगह कम पड़ती है, क्योंकि सिल्ट ऊपर की ओर उठती जाती है। वैसे बांधों में सिल्ट यानी गाद को कम करने के तकनीकी उपाय होते हैं। डीसिल्टिंग बेसिन भी बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सिल्ट को बांध में आने से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। सिल्ट को निकालने के लिए बांधों में नीचे गेट बनाए जाते हैं जिन्हें स्लूज गेट कहा जाता है। इन गेटों को खोल दिया जाए तो सारा सिल्ट आगे बह जाता है। इसे फ्लशिंग कहते हैं, उस रास्ते स्लूज गेट से सिल्ट के आने को। सिल्ट निकल जाने से पानी के भंडारण की जगह बढ़ जाती है, क्योंकि सिल्ट निकल गई तो वो जगह पानी ले लेता है। अब आते हैं कि सलाल बांध पर, जिसे सिंधु नदी समझौते के तहत ही बनाया गया, यानी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया 690 मेगावाट का। इस बांध को बनाते वक्त आपको बताएं पाकिस्तान ने काफी ज्यादा ऐतराज किया था, जैसा बाद में उसने बगलिहार बांध को लेकर भी किया। सलाल बांध को दरअसल पहले स्टोरेज डैम के तौर पर बनाने की योजना थी। हम इस तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं ताकि उससे बिजली उत्पादन की क्षमता ज्यादा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के आग्रह पर इसे रन ऑफ द रिवर डैम बनाने का फैसला किया गया, यानी इसमें पानी का भंडारण ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ये डर था कि स्टोरेज डैम बना तो भारत किसी झड़प की स्थिति में पूरा पानी छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है, या फिर जब नदियों में पानी कम हो तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। सलाल डैम को पहले अंडर स्लूज गेट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये हम एक तरह से एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर है। ये इसके लिए डिजाइन किया गया था कि इसमें स्लूज गेट बनेंगे ताकि गाद इसमें से बाहर निकल जाए। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज किया तो सिंधु नदी समझौते के तहत भारत ने उस ऐतराज को माना और ये जो स्लूज गेट है इनको बंद कर दिया गया। गेट लगे और गेट को कंक्रीट से बंद कर दिया गया, जो इसके अगले ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं। इससे यह हुआ कि यहां पर जो सिल्ट निकलती वो नहीं निकल पाई और इसके बाद जो है सिल्ट यहां पर जमा होती चली गई। सिल्ट का स्तर बढ़ता चला गया। तो 1987 से लेकर अभी तक सिल्ट यहां पर काफी ज्यादा ऊंची आ चुकी है। अगर इसको हम आगे ग्राफिक्स को आगे बढ़ाएंगे तो सिल्ट इसकी जो है ऊपर आ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण यह हुआ है कि जो डेड स्टोरेज है ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये जो सिल्ट है इसको डेड स्टोरेज बोलते हैं, इसको लाइव स्टोरेज बोलते हैं, जो पानी है। सिल्ट जब इतनी बढ़ जाएगी तो पानी का भंडारण भी कम होगा, बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और आप इसका कोई और बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब भारत क्या कर सकता है? भारत ये कर सकता है इस समय, या करने की कोशिश भारत ये कर रहा है कि किसी तरह से इसको खोला जाए और फिर इस सिल्ट को यहां से निकाला जाए। तो पाकिस्तान के दबाव में या सिंधु समझौते को मानने के कारण भारत ने यहां पर प्लग कर दिया था कंक्रीट से। तो अब एक कोशिश ये हो सकती है कि आप अगर आपने देखा होगा जब आप पुल वगैरह बनाते हैं तो उस समय ये होता है कि उसके जो पिलर बनते हैं नदी के बीच में, तो एक सिलेंडर डाला जाता है उसमें, ताकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी से उस सिलेंडर के अंदर पानी न जाए। तो उसी तरह की एक स्थिति यहाँ हो सकती है कि ये एक सिलेंडर डालें जो हो सकता है 50 से लेकर 100 मीटर तक गहरा हो। सिलेंडर डालकर यहाँ से और फिर इस मिट्टी के अंदर करते हुए आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आपका स्लूज गेट है।
आप जब यहां पहुंचेंगे तो आप यहां काम कर सकते हैं अंदर, और यहां पर जो प्लग किया हुआ है कंक्रीट से आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये एक कोशिश सूत्रों के मुताबिक होने वाली है या हो सकती है कि यहां तक आप पाइप से इसके जरिए पहुंचें, फिर आप इसको खोलें और जब ये खुले तो आपका सारा जो स्लश है, सारा सिल्ट है, वो यहाँ से बाहर निकल जाए, और जब वो सिल्ट यहाँ से जाएगा तो वो फिर नीचे जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जाएगा और आगे जाकर वो पाकिस्तान की नहरों में चला जाएगा। एक और तरीका भी है कि इससे जो सिल्ट है उसको निकालने के लिए यहाँ से एक साइफन डाला जाए और जो ऊपर का सिल्ट है उसको कम करना भी शुरू कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार ड्रम से पानी निकालने के लिए एक पाइप आप लगाते हैं, तो जैसे मशीन से आप कई बार पानी निकालते हैं, अगर कहीं पानी भर जाता है तो उसी तरह से यहाँ जो मिट्टी है इसको एक तरह से स्लरी बना करके और फिर आप उसको यहाँ से इधर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक कोशिश चल रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, कितनी लंबी चलेगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप अपना सारा सिल्ट निकाल दें और फिर आपकी जो लाइव स्टोरेज है डैम की वो काफ़ी बढ़ जाए। तो सलाल पर भारत की ये एक रणनीति हो सकती है और ये फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी सिरदर्द की बात हो जाएगी। और अब आते हैं इसी से जुड़े दूसरे मुद्दे पर, और वो भी पानी से ही जुड़ा है, और इसमें खिलाड़ी है चीन। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अब नदियों को लेकर पाकिस्तान को जो सबक सिखाने जा रहा है उसे देखते हुए पाकिस्तान का दोस्त चीन भारत को आंखें दिखाता लग रहा है। भारत द्वारा सिंधु नदी समझौते को बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर ज़िकाईगाओ ने एक सख्त बयान दिया है। कहा कि दूसरों के साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते। ये कहने से उनका आशय है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भी भारत में आने वाले पानी को रोक सकता है। अब सवाल यह है कि क्या चीन भारत को परेशान कर सकता है, और कर सकता है तो कितना। चीन से भारत में सबसे प्रमुख जो नदी आती है वो है ब्रह्मपुत्र। वैसे सतलुज भी आती है, लेकिन सतलुज बहुत कम हिस्सा तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन में बहता है। ब्रह्मपुत्र चीन के स्वायत्त शासी तिब्बत प्रांत में मानसरोवर झील के करीब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसे चीन में यालुंग सांगपो कहा जाता है इस नदी को। इस पर चीन पहले ही कई बड़े बांध बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी उसकी यहां पर है। कुल मिलाकर करीब 2900 किलोमीटर लंबी यालुंग सांगपो नदी जो है वो हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये नदी जब आप ऊपर देख रहे हैं भारत की सीमा में आने से पहले पूरी चीन में बह रही है। उसके बाद वो अरुणाचल से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक तीव्र यू टर्न लेती है। अगर आप देखेंगे बिल्कुल एक यू टर्न था। इस यू टर्न की एक तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये यू टर्न है कि चीन भारत में आने से पहले इसमें एक बहुत ज़बरदस्त यू टर्न है। यहीं चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, जिसे द ग्रेट बेंड डैम भी कहा जा रहा है, या मेडोंग काउंटी में है तो मेडोंग डैम भी कहा जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर है कि आप देखिए कितना बड़ा ढाल यहाँ पर है नदी का। 2000 किलोमीटर बहने वाली यालुंग सांगपो नदी और उसकी सहायक नदियों पर कई बांध बने हुए हैं, कई बन रहे हैं। और ये जो मेडोंग बांध है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पानी का ढाल बहुत ज़्यादा है, तो चीन को लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बिजली बनाने की संभावना है, इसलिए वो यहाँ पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा। लगभग 60,000 मेगावाट का बांध उसका यहाँ पर बनने वाला है। और ये बांध कितना बड़ा है? दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम से इसकी क्षमता 3 गुना से ज़्यादा होगी, जो चीन द्वारा ही बनाया गया है। यालुंग सांगपो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग नदी कहते हैं। हमारे यहाँ जब आती है अरुणाचल में तो पहले इसको सियांग कहते हैं, फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। चीन अपने इलाके में इस नदी पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है उससे भारत में भी चिंता हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इससे चीन ब्रह्मपुत्र के पानी पर नियंत्रण कर पाएगा, बांध के बड़े जलाशय में अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी रोक सकेगा और ज़रूरत के हिसाब से छोड़ सकेगा। अगर कभी चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। चीन के साथ विश्वास की कमी ऐसी चिंताओं को और बढ़ाती है। बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र वैसे ही विकराल उठती है, तो ये जो बांध है ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ना तय है। बड़े बांधों से पर्यावरण पर असर पड़ता है। एक बात ध्यान देनी जरूरी है, वो ये कि चीन 2022 से ही ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी जो तिब्बत से हिमाचल में आती है उनसे जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत को नहीं दे रहा है, उससे जुड़े आंकड़े भारत को नहीं दे रहा है, बल्कि भारत को नसीहत दे रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसा मत करो।
हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब है नदी में कितना पानी आ रहा है, बारिश ऊपर कैसी हो रही है, अपर कैचमेंट में नदी का लेवल क्या है, वगैरह वगैरह। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। केंद्र सरकार के साथ इन राज्यों की सरकारें भी चीन में बन रहे बांध को लेकर चिंता जता चुकी हैं। भारत सरकार ने इस सिलसिले में चीन को अपनी चिंता बता दी है। अब सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है, भारत के कैचमेंट क्षेत्र से आता है, और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाके में सूखी, तिब्बत वाले इलाके में चीन के, तो निचले इलाके पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क तो पड़ेगा। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यह ज्यादा बड़ी चिंता है और यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बम भी बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चीन कभी ऐसा न कर पाए, इससे निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल के अपर सियांग जिले में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। आप अगर देखेंगे ऊपर ये लाल रंग से, ये चीन में बने हुए बांध हैं। जहां पर आप एक लाल लकीर ऐसे देख रहे हैं वहां पर चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा है, और ये येलो जो लाइन आप देख रहे हैं यहां भारत सियांग नदी पर जब भारत के अंदर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो यहां पर एक बड़ा बांध बनाने की भारत तैयारी कर रहा है जो करीब 11,000 मेगावाट के आसपास होगा। मानसून के दिनों में करीब 9 अरब घन मीटर पानी इसमें स्टोर किया जा सकेगा, और अगर कभी चीन अपने डैम से पानी छोड़ता है तो ये डैम उस पानी को रोकने के काम आ सकता है। इसके अलावा पीने के पानी, सिंचाई की जरूरतें भी इससे पूरी होंगी। लेकिन एक बड़ा जो थ्रेट, एक बड़ी जो चिंता चीन की तरफ से है कि वो अपने ऊपर के दुनिया के सबसे बड़े डैम से अगर पानी छोड़े तो वो नीचे के इलाकों को जलमग्न न करे, वहां बाढ़ न लाए। उससे रोकने के लिए ये बांध काफी काम आ सकता है। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बांध बनाने का विरोध तेज हो रहा है। मैं भी इस तरह की खबरें करता हूं तो मेरे को भी लगता है कि बड़े बांध नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां रणनीतिक लिहाज से एक बांध बनाने की जरूरत दिख रही है। वैसे सीमा पार की नदियों को लेकर भारत और चीन के बीच 2006 से एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा है, जिसके तहत चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के जल स्तर से जुड़ी जानकारियां भारत को मुहैया कराता है। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान का साथी बनकर चीन कितना भारत के साथ मोल भाव करता है ब्रह्मपुत्र को लेकर, और भारत कैसे इससे डील करता है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।